आइए 12th एग्जामिनेशन के इस कड़ी में आज हम पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के चैप्टर 5 से जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और साथ ही साथ हम आपको इसका संक्षिप्त नोट भी करवा देंगे, ठीक है, जो कि परीक्षा के लिए लाभकारी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा समय को नहीं गवाएंगे क्योंकि बहुत सारा सब्जेक्ट का बहुत सारा वीडियो बनाना है और टाइम थोड़ा सा कम है। अब देखिए, संक्षिप्त नोट की अगर बात करेंगे तो इसमें आपको मेन मुख्य बातों को बताया गया है। ऐसा नहीं है कि अब इतना ही इस चैप्टर के अंदर है। अगर आप बुक पढ़ेंगे तो बहुत वास्ट है, इसके बारे में दिया हुआ है, बहुत सारा नॉलेज आ सकता है, लेकिन परीक्षा को देखते हुए, इसके मद्देनज़र रखते हुए हमको इसका शॉर्ट नोट बनाना पड़ रहा है। तो इसके क्रम में आपको भारत के विदेश संबंध यानी 5वां चैप्टर आए हैं हम इसमें राजनीति विज्ञान में, तो इसको समझिए। देखिए, स्वतंत्रता के बाद जो है भारत में अपनी विदेश नीति अपनाने की बारी थी, क्योंकि कभी भी फॉरेन पॉलिसी लेना पड़ता है। फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति से ही हर एक देश का क्या होता है, संबंध भी रहता है, और व्यापार में भी आपको व्यापार कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारा संबंध, जैसे नेपाल के साथ हमारा मैत्री संबंध है, इसमें क्या है कि हम लोग बेटी रोटी वाला ऐसा रिश्ता रखे हुए हैं नेपाल से, जिसमें आपको वीज़ा नहीं लगता है आप उस नेपाल में जाएंगे तो। तो ऐसे ही है, बहुत सारे कंट्री में आप जाएंगे तो आपको वीज़ा फ्री है या बहुत सारा चीज़ हो जाता है। तो ये विदेश नीति का ही एक क्या है, रूप है। जब हर कंट्री अपना अपना विदेश नीति अपनाता है, यानी विदेशों के साथ यानी अपने देश के अलावा जितने भी देश हैं उसके साथ संबंध कैसे रखना, यही विदेश नीति है। यानी व्यापार के माध्यम से हो या आने जाने के माध्यम से, घूमने के माध्यम से हो या किसी भी प्रकार का कुछ भी ऐसा होता है, तो दूसरे देश के साथ मेरा संबंध कैसा रहेगा, इसके लिए हर एक देश को एक फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति अपनाना पड़ता है। इसमें भारत के विदेश संबंध में भी भारत को भी क्या अपनाना पड़ रहा होगा उस समय जब देश आज़ाद हुआ या जैसा परिवेश बन रहा था, उसमें तो इनको विदेश नीति अपनाना पड़ा होगा भारत का। तो उस समय कैसे अपनाया गया था, इस चैप्टर इसी पे आधारित है, ठीक है। अब देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी विदेश नीति को राष्ट्रीय हितों और वैश्विक शांति के आदर्शों को ध्यान में रखते हुए आकार दिया। अब देखिए, जब भारत ने विदेश नीति को अपनाया तो इसमें वो देख रहे थे कि राष्ट्रहित क्या है, मतलब राष्ट्र के भलाई के लिए क्या हो सकता है और पूरे विश्व में शांति कैसे आ सकती है, इन आदर्शों को ध्यान रखा, तब जाके विदेश नीति को क्या किया था, आकार दिया था। यानी एक शेप बनाया था कि विदेश नीति मेरा ऐसा रहेगा जिससे पूरे राष्ट्र का हित हो, साथ ही साथ विश्व में शांति रहे, ठीक है। तो इस क्रम में क्या हो गया था कि भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू ने इस नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी जिस समय देश आज़ाद हुआ, पहले प्रधानमंत्री बने हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, तो उन्होंने क्या किया, इस नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये कहने का मतलब है कि उस समय विदेश नीति बनाने में ये अपना भूमिका दे रहे थे, अच्छा खासा भूमिका दिए कि कैसा विदेश नीति होना चाहिए, भारत का संबंध दूसरे देशों के साथ कैसा होना चाहिए। तो यही था विदेश नीति भारत के बारे में, ठीक है। अब अगर कहेंगे कि इस विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत और उद्देश्य, तो दूसरा जो टॉपिक आ जाता है इसमें कि भारत के विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत और उद्देश्य क्या थे। अब देखिए, यहाँ लिखा हुआ है संप्रभुता की रक्षा। अब संप्रभुता को अगर आप भास्टली समझेंगे तो बहुत बड़ा चीज़ है संप्रभुता, ठीक है, लेकिन अभी इंटरमीडिएट लेवल के अनुसार केवल इस चीज़ को समझ लीजिए ऐसे ही कि संप्रभुता की क्या करना था, रक्षा करना था। तो संप्रभुता होता क्या है, इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है। जब आप संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो संप्रभुता को बहुत भास्टली समझाया गया है, तो इतना अभी आपको नहीं समझना है। जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल में आएंगे तो उस समय समझिएगा, या किसी PCS की तैयारी करिएगा तो संप्रभुता को बहुत बढ़िया ढंग से एक चैप्टर के माध्यम से समझ सकते हैं आप उसको, ठीक है। तो देखिए, नव स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में यानी नए देश के रूप में भारत का प्राथमिक उद्देश्य अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना था। यानी अपने जितने भी अधिकार थे उनको भी रक्षा करना था, ठीक है। संप्रभुता का मतलब होता है कि संविधान में दिए गए जितने भी आपको नियम है उसका पालन आपके देश के अंदर हो रहा है, आप अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, या आपको जो अधिकार मिलना चाहिए एक देश में वो आप ले रहे हैं, तो वही संप्रभुता है, वो कायम रहना चाहिए, ठीक। अब क्षेत्रीय अखंडता का मतलब है कि क्षेत्र का बंटवारा जो है इसका भी रक्षा करना था। तो इनका था कि अपने देश के भी संप्रभुता की क्या करना है, रक्षा करना है, ठीक है। इस आधार पर विदेश नीति को अपनाना है, सिद्धांत में तो ये भी था। अब देखिए,
तीव्र आर्थिक विकास। और ये भी था कि जब अंग्रेज यहाँ छोड़ के गए थे तो हमारे देश को कंगाल बना के चले गए थे। तो कंगाल बना के चले गए थे तो हमें ये भी करना था कि हमारा आर्थिक विकास भी करना था। ठीक है, तो इस नीति, विदेश नीति में का उद्देश्य ये भी था कि तीव्र आर्थिक विकास। अब विदेशी सहायता या सहयोग प्राप्त करना भी था। कहने का मतलब कि मेरे देश में था नहीं कुछ, तो हम अगर विदेश नीति अपनाते हैं, दूसरे देशों के साथ अगर संबंध रखते हैं, तो वो हमारी क्या करेगी, सहायता भी करेगी, सहयोग भी करेगा। इससे क्या होगा, हमारा आर्थिक विकास होगा। पहले तो इनका सिद्धांत था कि भाई संप्रभुता की रक्षा हो, मेरे देश में किसी प्रकार की टूट फूट ना हो। अखंडता का मतलब यही होता है, ठीक है ना, मेरा देश बटे नहीं। ऑलरेडी भारत पाकिस्तान बट चुका था, तो अब भारत फिर से बटना, तो ये दिक्कत था। जब आपको पहले एक चैप्टर है इसका, तो उस समय पढ़ाया गया था कि किस तरह से जो है आपको आप जितने भी उस समय भारत के अंदर चाह रहे थे कि हम स्वतंत्र रूप से रहेंगे, जितने भी राजा, तो कैसे मिलाया गया था। ये भी इस चैप्टर में है, 12th के चैप्टर में, ठीक है, पहले ही चैप्टर में है। तो उसमें बताया गया, या तो पढ़े होंगे तो अब समझ ही गए होंगे। इसीलिए भारत टूटना नहीं चाहिए। सबसे बड़ा जो उस समय सिद्धांत अपनाना था कि हमारा भारत टूटे ना, क्योंकि भारत एक बार टूट चुका था। तो इसी को लेकर के ये संप्रभुता की रक्षा तो होना ही चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ अगर यहाँ के जितने भी आपको रह रहे हैं, जितने भी आदमी भारत में रह रहे थे उस समय अंग्रेजों से मुक्ति के बाद, तो उनके संप्रभुता की भी रक्षा होनी चाहिए, देश के भी संप्रभुता की रक्षा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि विदेशी नीति ऐसा अपनाए जो अगला देश हमें क्या समझे, पंगु समझने लगे, ऐसा नहीं था। कुछ मजबूत सिद्धांत लेके चलना था, ठीक है। तो यही था सिद्धांत, यह था कि संप्रभुता की रक्षा हो, मेरा देश बटे नहीं, क्षेत्रीय अखंडता नहीं हो, यानी क्षेत्र के रूप में न बढ़ जाए, ठीक है। और हमारा क्या हो, तीव्र आर्थिक विकास हो, ठीक है। थोड़ा हम फास्ट चलते हैं क्योंकि इतना समय मेरे पास भी नहीं है, और आप इतना भी क्यों आधा एक घंटा लेंगे, लेकिन पूरा चैप्टर है, इसलिए बनता है कि 1 घंटे में एक चैप्टर समाप्त होना चाहिए। तो थोड़ा समझाने में हम थोड़ा सा फास्ट हो जाते हैं, क्योंकि विद्यालय में समझाने की आदत हो गई है। तो समझिए, अलग समझने से कोई ऐसा ये नहीं है, नुकसान नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट की बात चल रही है। नॉन अलाइनमेंट, आप कभी भी गुट निरपेक्ष, यानी शीत युद्ध जब हो रहा था उस दौरान भारत जो था वो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व वाले किसी भी सैन्य गुट में शामिल न होकर गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, ठीक है। ये किसी गुट में शामिल नहीं हुए भारत। अब इनके सिद्धांत और इसकी बात करेंगे तो ये गुट निरपेक्षता का क्या किए, सपोर्ट किए थे उस समय। ऐसा नहीं कि हम आपके गुट में मिल जाएंगे, हम उसके गुट में मिल जाए, ऐसा नहीं। भारत का स्वतंत्र नीति था उस समय कि हम न तो शीत युद्ध चल रहा था, उस समय दौर था शीत युद्ध, तो शीत युद्ध पूरे मान लीजिए चल रहा था, शीत युद्ध विश्व के अंतर्गत, तो भारत को भी पार्टिसिपेट होना था कि भारत किसके पक्ष में है। तो भारत उस समय भी आपको 2 गुट में जिस तरह से हो रहा था शीत युद्ध, उसमें शामिल नहीं हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भी और सोवियत संघ, यूएसएसआर और यूएसए, दोनों के नेतृत्व वाले किसी सैन्य गुट में क्या हुए, शामिल नहीं हुए। ये अच्छी नीति थी उस समय, ठीक है। अब गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। इसका उद्देश्य दोनों महाशक्तियों से दूरी बनाए रखते हुए स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना था। हम पहले ही बोले हैं कि स्वतंत्र हो गए थे, विदेश नीति के अंतर्गत स्वतंत्र विदेश नीति अपना लिए थे कि हम आपके गुट में शामिल होगी। देखिए, गुट में शामिल होने का ये मतलब हो जाता है कि आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप विश्व के अन्य जो राष्ट्र हैं वो तो आपसे खफा चलेंगे ना, वो तो खफा हो जाएंगे आपसे। तो ये सोचना होता है, यही नीति अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए हर एक आदमी को, कि आप किसी गुट में ना शामिल हो, किसी आदमी को ऐसे ही अंधा सपोर्ट नहीं करने लगे आप, ठीक है। उस समय अच्छी नीति रही भारत की कि आपको किसी भी शीत युद्ध के दौर में किसी गुट में शामिल नहीं हुए, स्वतंत्र नीति के साथ अपना जो है उस समय भारत एकदम शांत बैठा हुआ था कि हमको किसी भी गुट का न तो सपोर्ट करना है, न ही विरोध करना है। आप शीत युद्ध कर रहे हैं, 2 गुट मिलके तो करिए, ठीक है ना। तो यही था गुट निरपेक्षता, ठीक। अब आता है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और पंचशील। अब देखिए, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भारत ने अन्य देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों पर जोर दिया। भारत कभी भी अशांति की बात कर ही नहीं रहा था उस समय। क्यों? क्योंकि भारत तो एक तो टूटा हुआ था, और ऊपर से जब भारत को कंस्ट्रक्ट करना था, भारत एक रचनात्मक वे में चल रहा था कि रचना होनी चाहिए। भारत में क्या था कि भारत टूट चुका था आर्थिक दृष्टि से भी, विकास के दृष्टि, क्योंकि अंग्रेज तो खोखला करके चला गया था ना।
तो उस समय ऐसा विदेश नीति के तहत हमें रहना था, भारत को रहना था, जिससे क्या हो सके, सर्वांगीण मेरा विकास हो सके, आर्थिक परिदृश्य में भी अच्छा हो पाए, ऐसा आदमी का स्थिति परिस्थिति सारा चेंज होना चाहिए, आर्थिक दृष्टि से रोजगार बढ़े, फैक्ट्रीज आए, सारा चीज होना चाहिए, क्योंकि उस समय सारा का सारा क्या था, वो विदेश नीति के तहत लाना था। समझ में आ रहा है? तो आप समझिए इन चीज़ों को कि शांतिपूर्ण का ही बात करता था। भारत कभी अशांति की बात किया ही नहीं, झगड़ा लड़ाई ये सब चीज़ दूसरे एक देश से दूसरे देश का, क्योंकि उतना मजबूत भी नहीं था। दूसरी बात, इनके पास मजबूरी भी थी, क्योंकि आप उस स्तर से ये मजबूत थे नहीं। तो स्वाभाविक तौर पे ये कहा जा सकता है कि इनको कहीं ना कहीं शांति ही अपनाना पड़ेगा, तब जाके इनका विकास हो सकता था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, शांतिपूर्ण संबंधों पर ज्यादा जोर दिया। हर एक देश के साथ जो संबंध बनाया तो शांतिपूर्ण बनाया। अभी भी आप देखिएगा, भारत के इस समय की बात बता रहे हैं, 2025 में भी लगभग सभी देशों के साथ एक शांतिपूर्ण समझौता है। ऐसा नहीं है, भारत कभी भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता है अशांति के लिए, शांति की ही बात करता है। जितने भी देश के साथ अभी हमारे विदेश संबंध है, जितने भी देश के साथ देखिए, सबके साथ अच्छा संबंध है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि पंचशील के 5 सिद्धांत उस समय दिया गया था कि पंचशील, मान लीजिए कि हमारा एक तो हम अशांति नहीं करेंगे, हम शांतिपूर्ण ढंग से संबंध बनाएंगे। अब पंचशील के 5 सिद्धांत थे उस समय, पंचशील समझौता जो हुआ था उसमें था कि एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान। कहने का मतलब है कि अगर हमारा संबंध आपके साथ है तो आप मेरे भी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का क्या करेंगे, संप्रभुता का सम्मान करेंगे। ऐसा नहीं कि हम आपके साथ संबंध रखे हुए हैं तो आप मेरे क्षेत्रीय अखंडता पे कुछ नहीं करेंगे और संप्रभुता पे भी कुछ नहीं करेंगे। जब मन होगा तो मान लीजिए ऐसा कोई बात बोल के, जैसे ट्रंप बीच में बोल के बेफालतू का जो है अपना किरकिरी कर लिया। ठीक है, तो संबंध का ये अर्थ नहीं होता है, संबंध दोनों तरफ से निभाया जाता है। तो आप मेरे क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। गैर आक्रामक नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपको किसी भी प्रकार का बिना मतलब का आक्रामक होकर हम पे अटैक या हम पे किसी भी बात से ही ये नहीं करना है। आपको अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम मेरे साथ है तो आपको मुझसे बात करनी होगी, आक्रामक वे में आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, गुस्सा में कुछ भी निर्णय ले लेना ये नहीं करना है। आंतरिक मामलों में, तीसरा है आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप। अगर मेरे देश के अंदर कुछ भी चल रहा है तो उसमें दूसरा कंट्री जिसके साथ मेरा क्या है संबंध है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, ये सबसे अच्छी नीति। ये आप अगर समझौता में बात करेंगे पंचशील समझौता में, तो ये सबसे अच्छा समझौता था कि आप मेरे अंदर कुछ भी चल रहा है मेरे कंट्री के अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, आप हमें राय विचार नहीं दे सकते। ठीक, और चौथा की बात करेंगे तो समानता और पारस्परिक लाभ। आप क्या करेंगे कि ऐसा नहीं कि हम आपके साथ संबंध रखे हुए हैं तो आप ये समझ के चलिए कि समान रूप में ही समझिए। ये नहीं समझिए कि मेरे पास बहुत सारा संसाधन है या मेरा आर्थिक दृष्टिकोण से हम बहुत अच्छे देश हैं तो दूसरे जो से हम संबंध रखे उनको क्या पंगु समझेंगे। ऐसा नहीं, आपको सम्मान देना पड़ेगा, समानता देनी पड़ेगी। ठीक है, और पारस्परिक लाभ की बात करनी पड़ेगी, या बिजनेस लेवल पे हो या जिस भी लेवल पे हो, लाभ आपके साथ होगा तभी तो हम संबंध रखेंगे। ऐसा विदेश नीति में चलता है। सामान्य मनुष्य जीवन में ऐसा मत सोचिएगा। ये देश विदेश नीति की बात चल रही है, इसलिए हम बता रहे हैं कि आपके देश के साथ संबंध रखे तो हमें भी लाभ होना चाहिए, आपको भी मेरे देश से लाभ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब 5वां जो लास्ट है वो है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। भारतीय विदेश नीति के आधार स्तंभ है। पंचशील समझौता के अंतर्गत है कि आप शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, अस्तित्व मतलब होता है मेरा जो है अस्तित्व बना रहना चाहिए, मेरा देश है तो टूटना नहीं चाहिए, मेरा देश क्या होना चाहिए, विध्वंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और समानता बना के रखना, ये तो चौथा में आपको बताया ही है। तो आप जब ही एक दूसरे को समान समझेंगे तो आप उसके बारे में गलत नहीं सोचेंगे। ठीक है, तो यही है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। शांति बना के रखिए और साथ ही साथ क्या करना है, एक दूसरे को लाभ पहुंचाइए और आक्रामक मत होइए, अटैक मत कीजिए किसी दूसरे कंट्री पर। क्षेत्रीय अखंडता किसी देश का बरकरार रहे, इस पे जोर दीजिए। आप हस्तक्षेप आंतरिक मामलों में न करें। यही सब पंचशील समझौता, 5 पंचशील समझौता था। इसी में आपको पूछ सकता है कि भारत के विदेश नीति के अंतर्गत पंचशील समझौता का वर्णन करें। यही क्वेश्चन पूछता है जो आपको ये दिया गया है। ठीक है, अगर आप इसको भी ठीक से कंसेप्ट को पढ़ लेंगे ना तो सब्जेक्टिव कुछ भी घुमा फिरा के पूछेगा तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मेन चीज पता होना चाहिए। अगर ऐसा होता ना तो बुक लिखने वाला एक चैप्टर को 20 पेज 25 पेज में क्यों लिखता है?
केवल क्वेश्चन आंसर करने के लिए नहीं लिखता है कि आप उसके कॉन्सेप्ट, आप उसके पूरे आधार को समझिए, फिर आपको क्वेश्चन आंसर करना होता है। लेकिन यहाँ विद्यार्थियों का थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो जा रहा है कि वो करते क्या है कि वो सोचते हैं कि हम क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव कर लेंगे ना तो हमारा चैप्टर होगा। ऐसा नहीं है। आप जब भी क्वेश्चन को घुमाएगा या थोड़ा सा भी लॉजिकल कर दे, आप फंस जाएंगे, और जो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है वही अच्छा करेगा। यही तो बात है कि सभी आदमी जो है 450 प्लस नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि जो बच्चा 450 प्लस जाता है इंटरमीडिएट में, वो सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ा होता है, वो सब्जेक्टिव रटने का काम नहीं करता है। और मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, रटने वाला काम मत कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव थोड़ा मोड़ा याद कीजिएगा, रटिएगा मत। और जितना हो सके समझ के अगर आप पढ़ लेते हैं कॉन्सेप्ट अगर पढ़ लेते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा, सब्जेक्टिव भी बन जाएगा। केवल प्रैक्टिस का बात है। अब 1 महीना 1.5 महीना है आपके पास, आराम से प्रैक्टिस कीजिए। जितना हो सके आप ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व कीजिए, जितना हो सके लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, टिप्स एंड टेक्निक्स ये सब इस्तेमाल कीजिए, कैसे टॉपर्स में शामिल हो सकते हैं ऐसा सोचिए। ठीक है, केवल आप सोचेंगे परीक्षा के समय नोट्स पढ़ के या कुछ पढ़ के ऐसा कर लेंगे, नहीं होता है बच्चा। ठीक है, समझिए इस बात को। चलिए आगे चलते हैं हम। अब देखिए, जब विदेश नीति अपनाया जा रहा था भारत के द्वारा, तो उस समय क्या हुआ था, कुछ चुनौती और कुछ घटनाएं भी हुई थी। अब देखिए कि चैलेंजेस क्या है उस समय जब जवाहरलाल नेहरू ने विदेश नीति अपनाया। गुट निरपेक्षता का भी सपोर्ट किए थे, वो किसी गुट में क्या हुए थे, शामिल नहीं हुए थे। अब देखिए उस समय चैलेंज क्या आ गया भारत के पास। अब चैलेंज ये आ गया भारत के पास, तो देखिए अफ्रीकी एशियाई एकता, और कुछ घटनाक्रम भी हुआ उस बीच में। ठीक है, अब देखिए अफ्रीकी एशियाई एकता, भारत ने अफ्रीकी और एशियाई देशों के बीच एकता का बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी भारत ये चाह रहा था कि अफ्रीकी और एशियाई जितने भी देश हैं, यानी अफ्रीकी क्या देश की बात चल रही है, और एशियाई महादेश इसके बारे में, कॉन्टिनेंट के बारे में चल रहा है। तो अब देखिए अफ्रीकी महादेश और एशियाई महादेश के जितने भी देश थे, उनके बीच भारत चाह रहा था कि क्या बने, एकता बने। ठीक है, और उसमें क्या किया था भारत, महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक, जिसकी परिणति ये हो गई कि 1955 के वाडुंग सम्मेलन और गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में हुई। ठीक है, अब जिसकी परिणति 1955 के वाडुंग, ये आप याद रखिएगा, वाडुंग सम्मेलन और गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में हुई। वाडुंग सम्मेलन हुआ था 1955 में, यह ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। और गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना जब हुआ तो गुट निरपेक्ष आंदोलन, उसमें स्थापना में ये सब बातें हुई कि अफ्रीकी देश और एशियाई देश जितने भी है वो क्या रहेंगे, एकता बना के रखेंगे। समझ में आ गया, ये सब घटना हुआ था। अब आ गया चीन के साथ संबंध, ये सबसे क्रिटिकल होता है। अभी तो फिलहाल उतने अच्छे नहीं है, लेकिन अच्छा ही माना जा सकता है। बॉर्डर के रूप में देखेंगे तो अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसे बिजनेस के लिए ठीक ठाक ही चल रहा है, ऐसा नहीं है। अब देखिए चीन के साथ संबंध की बात की, भारत और चीन के बीच हिंदी चीनी भाई भाई, ये नारा तो पहले आप लोग भी सुने होंगे। हिंदी चीनी भाई भाई की शुरुआती सौहार्दपूर्ण संबंध 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद तनावपूर्ण हो गए। अब समझ में आ गया आपको। अब देखिए पहले चल रहा था कि भारत चीनी भाई भाई, लेकिन 1962 में क्या हो गया, भारत चीन युद्ध हो गया। अब किसी भी कारण बस हुआ हो, इसको अगर डिटेल्स में पढ़ना होगा तो फिर हिस्ट्री में भी पढ़ाई होती है, उसमें समझिएगा। अब ये जो संबंध था भारत चीन के साथ, ये 1962 के बाद क्या हो गया, तनावपूर्ण हो गया, टेंशन हो गया दोनों देशों के बीच। और अभी भी कभी कभी देखने को मिल जाता है इस चीज़ का उदाहरण। ठीक है, अब आगे आइए, घटना कौन कौन हुआ है। पाकिस्तान के साथ संघर्ष। अब देखिए चीन के साथ तो ऑलरेडी 1962 में लड़ाई हो गई। ठीक है, अब तनावपूर्ण हो गया दोनों के बीच। अभी तनावपूर्ण कहने का मतलब है, देखिए वैचारिक मतभेद भी होता है। अब केवल लाठी डंडों और तोप, ये गोली बारूद से लड़ाई करना ही लड़ाई नहीं होता है, कुछ वैचारिक मतभेद भी होता है, उसके से भी लड़ाई होता है। और बराबर चीन के साथ ऐसा लड़ाई 1962 के बाद संभवतः नहीं हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल क्या चलता है, वैचारिक लड़ाई चलती है भारत और पाकिस्तान की। ठीक है, अब देखिए पाकिस्तान के साथ संघर्ष क्या रहा कि पाकिस्तान के साथ कई युद्ध हुए, बहुत सारा युद्ध हुआ, जिसमें 1947-48 का है, 1965 है, 1971 है, 1999 जो कारगिल युद्ध है। तो ये सारा युद्ध हुआ है, लगभग चार बार तो युद्ध हो गया। अब इस बार 5वीं बार हो गया था। ठीक है, 2024 में। हालांकि इसको भी क्या हुआ, विदेश नीति के तहत हस्तक्षेप करके ट्रंप अपना जो है ना मजा लूट लिए उसमें, और फिर क्या कर दिए,
कि हम ही करवाए हैं समझौता, ऐसा नहीं था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही ऐसा किया गया था, लेकिन ये क्या किए, अपना चढ़-बढ़ के बोल के कि हम ही करवा दिए, हम ही बोले, ऐसा नहीं था। भारत खुद अपनाता है नीति, इसके बाद ही तो समाप्त होता है कोई भी युद्ध। अगर भारत चाहता तो युद्ध नहीं होता। ऐसा थोड़ी है कि आपको अमेरिकी राष्ट्रपति बोलेगा तो ही जाके आपको समाप्त करेगा, ऐसा नहीं था। तो खैर चलिए, ये सब राजनीति की बातें, इसको हम नहीं समझेंगे। तो 4 युद्ध हो गया, एक 5वां अभी हुआ है, ठीक। तो 1971 के युद्ध के बाद जो है बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि बांग्लादेश का निर्माण भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के बाद हुआ था। तो भारत पाकिस्तान के 1971 में जो युद्ध हुआ था, उस आधार पे क्या किया गया था, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान ऐसे करके किया गया। पूर्वी पाकिस्तान को ये बांग्लादेश बना दिया गया था, ठीक है। तो बांग्लादेश का निर्माण हुआ, ठीक है, किसमें, 1971 के युद्ध के बाद। इन संघर्षों के बाद ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में, और शिमला समझौता हुआ था 1972 जैसे समझौते हुए थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन जो संघर्ष चला, ये 4 लड़ाई चली, संघर्ष का मतलब वही होता है, स्ट्रगल चला, लड़ाई चली। उसके बाद जो है आपको क्या हुआ था 1966 में, ये याद रखिएगा, पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ था, 1966, और शिमला समझौता 1972, क्योंकि 1971 के बाद बांग्लादेश का क्या हो गया था, निर्माण हो गया था, ठीक। ये आ गया भारत पाकिस्तान के साथ संघर्ष कैसा चला। 4 लड़ाइयाँ हुई, 5वां 2024 में हुआ, लेकिन फिर समझौता के तहत बंद कर दिया गया था, ठीक। अब देखिए, अब परमाणु नीति जो सबसे बड़ा माना जाता है विस्फोटक, जो 2 देशों के बीच या प्रत्येक विश्व के हर एक देश इस पे अपना अपना जो क्या करता है, ताकत दिखाता है। तो परमाणु नीति भी अपनाना जरूरी है, क्योंकि जिस कंट्री को मन हो रहा था वो अपना परमाणु बम बना रहा था, उसका परीक्षण कर रहा था, अपने आप को शक्तिशाली साबित करने में लगा हुआ था। तो परमाणु नीति के तहत क्या हुआ, देखिए, भारत ने वैश्विक निरस्त्रीकरण की वकालत की थी, ठीक है। कहने का मतलब है कि वैश्विक रूप पे जो है परमाणु नीति अपनानी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम अपना लेंगे, वो अपना लेगा, और कोई कंट्री बोला है कि नहीं हमको नहीं, मतलब हम परमाणु परीक्षण करेंगे ही करेंगे, एटम बम बनाएंगे ही बनाएंगे। समझ में आ गया। तो ये वैश्विक रूप से होना चाहिए। लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए 1998 में क्या हुआ, परमाणु परीक्षण किए। कौन किए, भारत, ठीक है। अब स्वाभाविक तौर पे सभी अपने आप को कह रहा था कि हम जो है एटॉमिक एकदम मजबूत हो चुके हैं, एटम बम बना लिए हैं, दूसरे देश को धमकाएंगे, ऐसा नीति मन में आ जाता है ना ऐसा। तो भारत ने भी क्या किया, 1998 में क्या किया था, परमाणु परीक्षण किए थे, ठीक है, पोखरण में किया गया था। अब देखिए, भारत की परमाणु नीति पहले उपयोग न करना, नो फर्स्ट यूज के सिद्धांत पर आधारित है। कहने का मतलब है कि भारत ने जो नीति बनाई परमाणु के बारे में, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 1998 में परमाणु परीक्षण किया, एटम बम बनाया। मतलब मेरा देश भी न्यूक्लियर के रूप में समझिए कि एकदम सक्षम हो गया ना, ऐसा कि मतलब मेरे पास एटॉमिक न्यूक्लियर का है पूरा, हम भी बना सकते हैं परमाणु बम। तो ये आपको क्या किया, परीक्षण करवाए 1998 में। लेकिन इन्होंने एक नीति अपनाई थी। नीति क्या था कि पहले उपयोग न करना। भारत बोला कि हम करेंगे, परमाणु बम बनाएंगे, लेकिन पहले हम उपयोग नहीं करेंगे। अगर दूसरा कंट्री करता है, दूसरा देश करता है, तब हम करेंगे इसका। तो नीति ये बनाए थे, नो फर्स्ट यूज, यानी प्रथम बार जब हमारी लड़ाई किसी देश से होगी तो हम एटम बम का यूज नहीं करेंगे। समझ में आ गया, एटॉमिक बम नहीं हम देंगे, अगर वो कंट्री हमें उकसाता नहीं है तब। अगर वो यूज कर लेगा तब हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, शक्तिशाली भी भारत बन गया था एटॉमिक बम होने से। अब देखिए, अगला है सोवियत संघ के साथ संधि। अब इनके साथ संधि कैसे हुआ सोवियत संघ से, ठीक है। अब देखिए, 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ शांति और मैत्री संबंध पर हस्ताक्षर किए। सोवियत संघ के साथ क्या किए, 1971 में शांति के लिए और मैत्री यानी मित्रता के लिए एक हस्ताक्षर किए संधि पर। दोनों आदमी क्या हो गए, संधि कर लिए, जिसे भारत की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक यथार्थवादी कदम माना गया। यानी कहने का ये मतलब है कि अगर भारत ने सोवियत संघ के साथ शांति और मैत्री संबंध अपनाए तो ये भारत के लिए अच्छा भी रहा। क्यों, क्योंकि सुरक्षा की जरूरतों से भी, और साथ ही साथ यथार्थवादी कदम माना गया। कहने का मतलब यथार्थवादी कदम माना गया, इसको हम अलग से समझा रहे थे, ये गलत है। अब देखिए,
वो अपनी ज़रूरत के अनुसार सोवियत संघ भी भारत का इस्तेमाल करेगा और भारत भी सोवियत संघ का क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। का इस्तेमाल का मतलब ये होता है कि अगर ज़रूरत पड़ गई तो सोवियत संघ किसका मदद करेगा, भारत को, और भारत किसका मदद करेगा, सोवियत संघ को। तो इस तरह का एक संधि पर हस्ताक्षर ये किया गया था 1971 में। आपको पूछा जा सकता है कि सोवियत संघ के साथ भारत की संधि किस वर्ष हुई थी, तो 1971 में हुई थी। ठीक है, और कैसा संबंध बना था, शांतिपूर्ण और मित्रता वाली मैत्री संबंध बना था। ठीक, अब देखिए, अब आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देते हैं, इसको आप आराम से देखिए। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और हम चाहेंगे कि कर लीजिए, और जिन जिन भी सोर्सों से आपको लगता है कि हमें ज्ञान मिल रहा है उनको लीजिए। ये नहीं कि हम दे रहे हैं तो आपको लेना है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना, जहाँ से भी अच्छा कंटेंट मिल जाता है आप लीजिए। हम तो एनसीईआरटी दिए हैं आपको, एनसीईआरटी का फिलहाल पूरा कोर्स है नहीं ये, क्योंकि पढ़ाने में ऐसा कि एक इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए कम से कम 8-10 वीडियो चाहिए, बनाना पड़ेगा, वो भी 1-1 घंटा का, तब जाके आप एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। लेकिन एग्जाम नज़दीक है तो कम से कम इतना भी कर लेंगे ना तो एग्जाम में अच्छा खासा परफॉर्मेंस माना जाता है। ठीक है, और अधिकांश हम देखते हैं आर्ट्स के बच्चों का ये थोड़ा सा कंसर्न, आर्ट्स क्या कहेंगे, साइंस, और साइंस भी क्या कहेंगे, जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं उनमें से अधिकांश बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है आपको, किसी भी एग्जामिनेशन का सिलेबस समाप्त नहीं होता है उसका। आप समझ रहे हैं, कैसे आप किसी से आगे जाइएगा। 15 चैप्टर है, 18 चैप्टर है एक एक सब्जेक्ट का, और आपको मुश्किल से 2-4 चैप्टर, 5 चैप्टर, 7 चैप्टर के बारे में आप जानते हैं, बाद बाकी चैप्टर के बारे में तो आपको पता ही नहीं है कुछ। और वहाँ तो क्वेश्चन छूटना ही छूटना है। मानते हैं 15-16 चैप्टर है तो उसमें सारे चैप्टर को टच नहीं करेगा, लेकिन अधिकांश चैप्टर को क्या कर लेता है, टच कर लेता है। या तो उस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछ देगा या तो सब्जेक्टिव पूछ देगा। समझ में आ रहा है आपको? इसीलिए हमारी राय ये रहती है कि आप कम से कम हर एक चैप्टर को, जितना भी सिलेबस है, जैसे ये राजनीति विज्ञान का है तो इसमें तो ज़्यादा चैप्टर है, तो इसमें मान लीजिए 18 भी चैप्टर है, 20 ही चैप्टर है, तो कम से कम 20 चैप्टर का थोड़ा थोड़ा भी नॉलेज आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, केवल 2-4 चैप्टर पे बहुत ज़्यादा कमांड कर लेने से आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। एक सेमेस्टिक तैयारी होती है, एक आप इंटीग्रेटेड तैयारी करना पड़ेगा आपको। सारे चैप्टर्स का कुछ ना कुछ आपको पता होना चाहिए, तब जाके वहाँ आप लॉजिक भी लगा पाएंगे। नहीं तो पता चलता है कि आप 10 चैप्टर के बारे में जानते ही नहीं है, अब 5 गो चैप्टर पढ़ के गए हुए हैं, अब कहिएगा हमको क्वेश्चन छूट रहा है, छूटेगा। आप टॉपर्स का इंटरव्यू देखिए, या टॉपर जो करते हैं बच्चे इंटरमीडिएट में भी, या किसी भी फील्ड की बात बता रहे हैं आपको जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, वो बच्चे एक एक सिलेबस का एक एक चीज़ याद रहता है उनका, तो ऐसा करना पड़ता है। समझ में आ रहा है आपको? तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शुरू करते हैं, और इसको आप आराम से क्या करेंगे, देखते जाइए, लिखना हो लिख लीजिएगा, नहीं तो बार वीडियो देखिएगा, रटिएगा मत। कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं, समझिए, क्योंकि 2 कॉपी क्वेश्चन वहाँ आने वाली नहीं है। आप जो यहाँ समझेंगे उसके आधार पे वहाँ क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, अपनी भाषाओं में आंसर भी लिखना है, और ऑब्जेक्टिव तो आपको टू दी पॉइंट होता है। तो ये जितने भी आपको लग रहा है मुख्य है, ये है, तो 50 इसमें से निकाला गया है। इस 50 को भी पढ़ लेंगे तो लगभग चीज़ आप समझ लेंगे, और इसके आधार पर जब अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप दे देंगे जवाब। ठीक है, चलिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 ऑब्जेक्टिव है। आप इसको देखिए। पहला है, स्वतंत्र भारत की विदेश नीति के निर्माता किसे माना जाता है? तो आप स्वाभाविक तौर पे इसमें मुख्य भूमिका कौन निभाए थे? जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट का? जवाहरलाल नेहरू। दूसरा देखिए, हम पढ़ रहे हैं, इसका आंसर बता रहे हैं, इसको हम अब नहीं समझाएंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट समझा चुके, टाइम ज़्यादा हो जाता है। ठीक, अब देखिए, भारत के गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों अपनाया भारत ने? क्योंकि शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के सैन्य गुटों से दूरी बनाए रखने के लिए, क्योंकि वो गुटनिरपेक्षता की नीति अपना लिए थे भारत, इसलिए क्या किए थे, किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए थे। ठीक, अब दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, पंचशील समझौते पर किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए थे? भारत और चीन। ये याद रखिएगा, पंचशील के समय में हम आपको नहीं बताए थे। पंचशील समझौता में, यही तो पंचशील समझौता का आपको क्या कर रहा था, चीन उल्लंघन कर रहा है। ठीक है ना, उस समय 5 चीज़ों पे बात हुई थी, लेकिन क्या कहिएगा दूसरे देश। ठीक, तो पंचशील समझौते पर किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए थे? भारत और चीन। चौथा क्वेश्चन है आपको कि पंचशील के सिद्धांतों में से एक प्रमुख सिद्धांत क्या है? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। कहने का मतलब शांतिपूर्ण ढंग से रहेंगे दोनों देश और दोनों का अस्तित्व बचा रहना चाहिए।
ठीक है, ये नहीं कि मेरा देश बर्बाद हो जाए और आपके देश को भी बर्बाद कर देंगे। ऐसा नीति पंचशील समझौता का पंचशील समझौता में सबसे प्रमुख सिद्धांत यही था। ठीक, अब चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपको कि 1962 में जो भारत चीन युद्ध किस सीमा विवाद को लेकर हुआ था, ये भी क्वेश्चन समझ लीजिएगा। भारत चीन में जो है आपको जब युद्ध हुआ 1962 ईस्वी में, तो किन कारणों से हुआ था, ये क्वेश्चन है। इसको घुमा फिरा के भी पूछेगा, ठीक ना। तो वो था मैकमोहन रेखा, अरुणाचल प्रदेश का सीमा विवाद। अरुणाचल प्रदेश जो चीन से सटा हुआ है हमारा राज्य, या तो उसके सीमा विवाद के चलते हुआ था। मैकमोहन रेखा उसका नाम है, भारत बीच में से जो रेखा दिया गया है चीन और भारत के बीच और अरुणाचल प्रदेश के नज़दीक, उसका नाम क्या है, मैकमोहन रेखा। ये पूछ भी देता है भारत चीन के बीच कौन सा रेखा है, तो क्या बोलेंगे, मैकमोहन रेखा। ठीक, इन्हीं सीमा विवाद के चलते क्या हुआ था, 1962 में लड़ाई हुई थी। छठा क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। अब देखिए, अब वहाँ हम आपको 1998 बताए हैं, 1974 में, और दूसरा कब किया था, 1998 में। तो पहला परमाणु परीक्षण 1974 में और दूसरा कब किया था, 1998 में। ठीक है, तो 2 बार परमाणु परीक्षण किए थे लोग। अब सातवां क्वेश्चन है कि भारत की परमाणु नीति का मुख्य सिद्धांत क्या है। आप बता रहे थे उस समय में, नो फर्स्ट यूज, पहले हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखिए। आठवां क्वेश्चन है कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के परिणाम स्वरूप किस नए देश का, तो बांग्लादेश, ये बताए हुए थे वहाँ पे 1971 में बांग्लादेश का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। अब नौवां क्वेश्चन है आपको कि 1971 में भारत ने किस देश के साथ शांति और मैत्री संबंध पर हस्ताक्षर, सोवियत संघ, यूएसएसआर के साथ, यह अभी कुछ देर पहले ही बताया आपको। 10वां क्वेश्चन है ताशकंद समझौते की, हाँ देखिए, ताशकंद समझौता किसके किसके बीच हुआ था, भारत पाकिस्तान। शिमला समझौता भारत पाकिस्तान, लेकिन एक समझौता और बताए थे, पंचशील समझौता, ये किसके बीच हुआ था, भारत चीन। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है आपको कि ताशकंद समझौता कब हुआ, 1966 में, कॉन्सेप्ट में भी लिखा हुआ है। ठीक, 12वां क्वेश्चन है शिमला समझौता कब हुआ, 1972 में, ये भी बताए हैं कॉन्सेप्ट में। अगला देखिए, शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे, ये क्वेश्चन बनेगा। तो शिमला समझौता पे हस्ताक्षर जो हमारी भारत की पीएम रही हैं, क्या नाम है उनका, इंदिरा गांधी जी, और जुल्फिकार अली भुट्टो, पाकिस्तान के राष्ट्रपति। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति से जुल्फिकार अली भुट्टो, और भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थी इंदिरा गांधी जी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, शिमला समझौता। 14वां क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन देखिए, वाडुंग सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, ये बताए हैं कॉन्सेप्ट में, 1955 में। कौन सा सम्मेलन हुआ था, वाडुंग सम्मेलन। आइए 15वां क्वेश्चन देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन, नम, NAM करके आता है, अगर शॉर्टली भी पूछे तो समझ लीजिएगा। ठीक है, अब ये गुट निरपेक्ष देखिए, अब नम का आपको अगर फुल फॉर्म पूछ दिया तब क्या करेंगे, पढ़ाएं यहाँ पे देखिएगा। जब गुट निरपेक्ष आया होगा तो वहाँ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, यानी नन अलाइनमेंट, इसे M से क्या होगा, मोमेंट नहीं होगा, मूवमेंट। ठीक है, ये आंदोलन हुआ था, नन अलाइनमेंट मूवमेंट हुआ था कब, गुट निरपेक्ष आंदोलन। ये जो पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये पूछ रहा है। ठीक, तो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में। ठीक, यानी जो गुट निरपेक्ष आंदोलन नम का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो हुआ था बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में। ठीक है, 16वां क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है, तो अनुच्छेद 51। एक बात और बता देते हैं इंटरमीडिएट के छात्रों, जितना भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन है, एक बार जहाँ से भी मिले पढ़ लिया, हालांकि हम भी पढ़ाएंगे, वो 11th में है, तो आप लोग 11th तो पढ़ते नहीं हैं तो आपको पता ही नहीं होगा, लेकिन उससे क्वेश्चन ज़्यादा आएगा। याद रखिए, सेंटअप में भी आया था बहुत क्वेश्चन, हमारे बच्चे बता रहे थे कि संविधान से बहुत सारा क्वेश्चन आया है। तो ये 11वां को इतना हल्के में नहीं लेना है। अगर 11-12 दिया गया, हम लोगों के समय में 11-12 दोनों से पूछता था, जब 12 पूछने लगा लोग 11 भूल ही जा रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो इससे पूछ देगा। अनुच्छेद से बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए हो सके तो अनुच्छेद जो मेन अनुच्छेद है, आर्टिकल है, उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, यानी तो हम करवाएंगे यहाँ पे, तो आप देख लीजिएगा।
अब देखिए भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लेवल पे पीस की बात करता है, शांति की बात करता है और सिक्योरिटी की बात करती है, सुरक्षा की को बढ़ावा देने में संबंधित है, अनुच्छेद 51। चलिए अगला 17वां क्वेश्चन, भारत ने किस संधि को भेदभाव पूर्ण मानकर उस पर हस्ताक्षर नहीं किए? अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, परमाणु अप्रसार संधि NPT, ठीक है, NPT पे इन्होंने भेदभाव पूर्ण मानकर यानी भारत के साथ भेदभाव किया जा रहा था, इसलिए उस पे क्या किए थे? हस्ताक्षर नहीं किए थे। किस पे? परमाणु अप्रसार संधि NPT पर, ठीक है। अब 18वां क्वेश्चन देखिए, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा किस युद्ध से पहले लोकप्रिय था? 1962 में लड़ाई हुई, उससे पहले तो भारत ये नारा था हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन सारा 1962 युद्ध हुआ और तनाव उत्पन्न हो गई और यह नारा गौन हो गया, ठीक। 19वां क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति के 3 प्रमुख उद्देश्य क्या थे जैसा कि नेहरू जी ने निर्धारित किया? 3 क्या बता रहे हैं प्रमुख उद्देश्य? तो आपको बताए हैं, संप्रभुता की रक्षा, क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित कीजिए और तीव्र आर्थिक विकास। ये 3 इनका मुख्य एजेंडा था, किसके लिए? विदेश नीति के लिए, ठीक है। 20वां क्वेश्चन देखिए, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत ने 1998 में पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षण किया था? उस समय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और तब ना 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। समझ में आ गया। अगला देखिए 21 में, विदेश मंत्रालय यानी MEA इसको बोला जाता है इंग्लिश शॉर्ट में, विदेश मंत्रालय भारत के किस संबंधों के संचालन के लिए जिम्मेदार है? अब देखिए बहुत सारा मंत्रालय हमारे भारत में है, उसमें विदेश मंत्रालय भी है, तो ये किस मामलों के लिए संचालन किया जाता है भाई? विदेशी संबंधों के मामले में। इनका काम है कि फॉरेन जो रिलेशंस है भारत के, उनको क्या करेंगे? वो देख रेख करेंगे, उसमें अपनी नीति अपनाएंगे, उसमें भाग लेंगे। तो ये मंत्रालय कौन सा मंत्रालय? विदेश मंत्रालय क्या काम करता है? विदेश की संबंधों का ध्यान रखता है, ठीक। 22वां क्वेश्चन है, भारत ने 1962 के युद्ध के बाद अपने रक्षा क्षेत्र में कौन सा बड़ा फैसला लिया था? ये फैसला क्या लिए थे कि जितना भी ये बना रहा है सारा देश, तो हम भी क्या करेंगे? हम भी रक्षा उत्पाद विभाग की क्या करेंगे? स्थापना। रक्षा उत्पाद का मतलब होता है कि अपनी सिक्योरिटी यानी दूसरे देश से लड़ाई होती है तो जितने भी मिसाइल्स हैं या जिस भी चीज़ों का रक्षा के लिए उत्पाद का इस्तेमाल किया जाएगा उस युद्ध में, उसका एक विभाग की स्थापना कर दी 1962 का, क्योंकि थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा होगा उस समय। ऐसा माना जाता है कि मतलब बहुत सारा टेक्निकली उस समय नहीं था, तो इसलिए रक्षा उत्पाद जो है 2 देशों के बीच लड़ाई होने के बाद जो यंत्र चाहिए हमें लड़ाई करने के लिए या जो भी उत्पाद चाहिए उसके एक विभाग की स्थापना कर दी 1962 के बाद। तो यही क्वेश्चन था 22वां, ठीक है। आराम से पढ़िएगा आप लोग, तो अच्छा रहेगा, मेरे पास टाइम उतना नहीं है। अब देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में, अभी हम कुछ देर पहले बताए हैं। 24वां क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? यानी किसी गुट में शामिल नहीं होना, यही होता है गुट निरपेक्षता का अर्थ, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में किस प्रकार योगदान दिया? तो संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में अपनी सेना भेजा था, याद रखिएगा इस चीज को। संयुक्त राष्ट्र के शांति के लिए अभियानों में अपनी सेना को क्या किया था? भेजा था। 26वां क्वेश्चन है, शीत युद्ध ने भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को कैसे प्रभावित किया? तो अब शीत युद्ध के बाद प्रभावित क्या किए? इसने तनाव को बढ़ावा दिया, क्योंकि दोनों अलग अलग गुटों की ओर झुकाव रखते थे। कहने का मतलब भारत भी अलग गुट में रहना चाहते थे, ये भी पाकिस्तान भी, दोनों झुकाव क्या था? अलग अलग गुट में था, एक गुट में था नहीं, इसलिए क्या हो गया था? तनाव बढ़ गया था। इसके बाद 27वां क्वेश्चन है कि किस देश ने 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद समझौते में मध्यस्थता की? कौन सा था? सोवियत संघ, ठीक है। 1965 में जो भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद समझौता हुआ था, उसमें मध्यस्थता का मतलब होता है कि बीच का काम किया था, दोनों को मिलाने का काम किया था, वो किया था USSR, सोवियत संघ। 28वां क्वेश्चन है कि भारतीय विदेश नीति में आदर्शवाद और यथार्थवाद का मिश्रण किसके शासनकाल में देखा गया? इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में। 2 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं भारत के जिनके शासनकाल में जो है आदर्शवादी नीति और यथार्थवादी नीति को क्या किया गया था? सम्मिलित करके तब देश को चलाया गया था, ठीक। 29वां क्वेश्चन है, 1971 की संधि ने भारत को किस संकट के दौरान सुरक्षा प्रदान किया था? 1971 की संधि में, तो 1971 में भारत पाक युद्ध
और बांग्लादेश संकट के दौरान, समझे, सुरक्षा प्रदान किया गया था। ठीक। 30वां क्वेश्चन है कि किस भारतीय नेता ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को विदेश नीति का आधार स्तंभ बताया? वो नेता थे हमारे भारतीय नेताओं ने कि वसुधैव कुटुंबकम ये नीति को अपनाइए, समझे। तो ये थे भारतीय नेताओं ने, यह एक सामान्य भारतीय दर्शन है। अब इसमें दे दिया है किस नेता ने, ठीक है ना, तो ये नहीं भारतीय नेताओं ने। जब विश्व में चल रहा था तो भारतीय नेता भी थे जो क्या कर रहे थे, वसुधैव कुटुंबकम का क्या दे रहे थे, नारा। ठीक। लेकिन किस भारतीय ने, ये यहाँ पे अभी हम शामिल नहीं किए हैं, तो इसको आप क्या करेंगे, केवल ये समझ लेंगे कि वैश्विक रूप से भारत के नेता कह रहे थे कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना विदेश नीति में होनी चाहिए। ठीक। कैसा है 31, आप देखिए 31वां क्वेश्चन है 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में किस पार्टी की सरकार बनी थी? जनता दल। ठीक है, जनता दल पार्टी क्या बना था, जनता दल पार्टी बना 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में। 32वां क्वेश्चन है सार्क, ये क्वेश्चन पूछ देगा आपको, सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? सार्क एक है, इस सार्क का फुल फॉर्म अपना देख लीजिएगा कहीं से, क्या नहीं तो सार्क का फुल फॉर्म जरूरत नहीं है, आप केवल याद रखेंगे सार्क, SAARC। तो सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों के बीच पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, यानी कि जितने भी देश है वो सारे जो आपसी पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देंगे अगर सदस्य देश है। सार्क में जितने भी देश आते हैं उन सभी देशों का काम है कि एक दूसरे को क्या करना, सहयोग और बढ़ावा देना। 33वां क्वेश्चन देखिए, भारत ने शुरुआती दौर में अपनी विदेश नीति में किन देशों के साथ एकता पर जोर दिया? किन देशों पे दिया था? अफ्रीकी और एशियाई देशों के साथ, क्योंकि अभी भी इनका संबंध इसके साथ क्या है, एशिया देश में तो हम, एशिया महादेश, एशियाई देश तो हम हैं ही, साथ ही साथ अफ्रीकी महादेश में जितने भी देश हैं उसके साथ। तो स्वाभाविक तौर पे ये दो देशों के साथ जो है वो एकता पर जोर दिया, तो अभी भी एकता है, ऐसा नहीं है। अब 34वां क्वेश्चन है किस प्रधानमंत्री ने लुक ईस्ट यानी पूर्व की ओर देखो की नीति शुरू की थी? ये क्वेश्चन एकदम VVI है, इसको भी याद रखिएगा, PV नरसिम्हा राव पूछ सकता है। किस प्रधानमंत्री ने लुक ईस्ट यानी पूर्व की ओर देखो नीति शुरू की थी? PV नरसिम्हा राव ने। 36वां क्वेश्चन है 1962 के युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? जब 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ तो रक्षा मंत्री कौन थे? VK कृष्ण मेनन। ठीक। 37वां क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस वर्ष के परमाणु परीक्षणों के बाद खुद को परमाणु शक्ति घोषित किया? 1998 में जब पोखरण परीक्षण हुआ सेकंड वाला, उसके बाद बोले कि हम परमाणु शक्ति हैं, मेरे पास भी परमाणु शक्ति है, एटम पावर है। ठीक। 38वां क्वेश्चन है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में से एक कौन था? जवाहरलाल नेहरू। ये किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाह रहे थे, तो ये जवाहरलाल नेहरू क्या थे? गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन थे उसके संस्थापक में ये इन्होंने बोला था कि हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। 39वां क्वेश्चन है भारत 1950 के दशक में भारत और चीन के संबंध कैसे थे? तो कि 1950 के दशक में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा था। 1962 से ना आंदोलन हुआ और लड़ाई किया, इसके बाद क्या हो गया, दोनों के बीच तनाव हो गया था। तो 1950 के दशक में इस दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण क्या था, संबंध था। ठीक। 40वां क्वेश्चन है भारत की विदेश नीति घरेलू और बाहरी दोनों कारकों से प्रभावित होती है, यह कथन सही है या गलत है? सही है, क्योंकि भारत की विदेश नीति केवल ऐसे ही टेबल पे बैठ के नहीं कर लिया जाता है, कुर्सी पे बैठ के नहीं, इन्हें घरेलू और बाहरी दोनों कारकों को क्या किया दोनों कारक क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है। 41वां देखिए, किस देश ने भारत के साथ पंचशील, अरे ये तो चीन ही है, ठीक, पंचशील सिद्धांत प्रतिपादित किए? कौन थे? चीन। ठीक है। पंचशील समझौता दो देशों के बीच हुआ था, किसके किसके? भारत और चीन, तो स्वाभाविक तौर पे यही होगा। 42वां क्वेश्चन है भारत ने अपनी विदेश नीति के माध्यम से शीत युद्ध से उपजे किस तनाव को कम करने का प्रयास किया? वैश्विक तनाव, कहने का शीत युद्ध के बाद जो विश्व में तनाव फैला हुआ था सभी देशों में, उसको क्या किए थे ये अपनी विदेश नीति में के माध्यम से क्या करना चाह रहे थे? वैश्विक तनाव को कम करना चाह रहे थे। ठीक है, कम करने का प्रयास कर रहे थे।
43वां क्वेश्चन है, भारत ने 1974 के परमाणु परीक्षण को क्या नाम दिया था? ये भी क्वेश्चन बीबीआई है, याद रखिएगा, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक, ये कम्पिटिटिव में भी पूछ देता है, तो आप भी याद रखिए। भारत ने 1974 के परमाणु परीक्षण को क्या नाम दिया? 43वां क्वेश्चन, तो क्या नाम दिया था? स्माइलिंग बुद्धा। ठीक, 44वां क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति में साम्राज्यवाद विरोधी भावना कहाँ से आई? तो स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों से। समझ में आ गया आपको? भारत के विदेश नीति में साम्राज्यवाद विरोध हुआ था उस समय, मतलब उस समय नहीं, साम्राज्यवाद एक नीति है, उसका विरोध कर रहे थे। ये भावना आया कब? जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहे थे, उन समय जो आइडियल आ रहे थे, उन आदर्श जो था उस समय, उसी से क्या हुआ था, वहीं से आई थी ये। कौन सा नीति? साम्राज्यवाद विरोधी। ठीक, और 45वां क्वेश्चन है, सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है? विकल्पों के आधार पे दिया गया है। ठीक है, तो उत्तर में चीन दे दीजिए, और इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सदस्य है। समझ में आ गया आपको? भारत है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, लेकिन चीन सार्क में नहीं है। जब पूछेगा आपको विकल्प देगा, यहाँ पे हम चेंज कर दिए हैं, विकल्पों के आधार पे अपना चूज कीजिएगा। ठीक है, लेकिन उत्तर में याद रखिएगा चीन नहीं है, लेकिन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश इसका सदस्य है। ठीक, 46वां क्वेश्चन देखिए, विदेश नीति को परिभाषित करने वाली एक सरकारी एजेंसी कौन सी है? तो विदेश मंत्रालय है। सरकारी एजेंसी की क्या बात है, आपको पहले ही पता है, एक क्वेश्चन में दिया गया था। विदेश मंत्रालय का काम ही है विदेशी मामलों को देखना। ठीक है, 47वां क्वेश्चन है, भारत ने अपनी स्वतंत्रता के बाद अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करने में किस बात पर जोर दिया था? किस बात पर जोर दिया था? कि राजनयिक संबंध स्थापित करने और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर, कि आप के साथ अगर संबंध हमारा है तो आप क्या करेंगे? शांतिपूर्ण दोनों देशों का अस्तित्व रहेगा इस विश्व पटल पे। ठीक है, ये कि दोबारा भी आ गया क्वेश्चन, नहीं दोबारा नहीं आया, मतलब इसको घुमाया गया थोड़ा सा। 48वां क्वेश्चन है कि नेहरू किस आदर्श विश्व का सपना देखते थे? शांतिपूर्ण विश्व का। जवाहरलाल नेहरू हर हमेशा क्या, किस पे जोर दिए थे? विदेश नीति से लेकर सभी चीज़ों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, दोनों देश अस्तित्व में रहेंगे, इस पे ज़्यादा जोर दिए थे। ठीक, 49वां क्वेश्चन देखिए, क्या गुटनिरपेक्षता ने भारत को यूएसए और यूएसएसआर दोनों से सहायता प्राप्त करने की अनुमति दी? तो हाँ, दी। मान लीजिए गुटनिरपेक्षता ने भारत को यूएसए और यूएसएसआर दोनों से सहायता प्राप्त करने की अनुमति दी, तो हाँ, दी। इसका हाँ आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय जो है ये चाह रहे थे कि इन देशों के साथ मेरा क्या बने, संबंध अच्छा बने, लेकिन शांतिपूर्ण, और अभी भी है इन देशों के साथ हमारा संबंध अच्छा है। लास्ट क्वेश्चन है, 1962 के भारत चीन युद्ध के समय भारत को किस देश से सैनिक सहायता लेनी पड़ी थी? ये क्वेश्चन वाइटल है, इसको याद रखिएगा, बीबीआई मानिएगा। 1962 के भारत चीन युद्ध के समय जो है भारत को किस देश से सैनिक सहायता लेनी पड़ी थी? अमेरिका से। जब चीन का युद्ध चल रहा था उसी समय, जानते हैं ना, उसी समय क्या बना दिए थे? रक्षा उत्पाद विभाग बनाए थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो यही 50 क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट को अगर अच्छा से पढ़ लेंगे तो ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा, और इसके साथ ही साथ आपको सारा ऑब्जेक्टिव हो या शॉर्ट आंसर हो या लॉन्ग आंसर हो, सब बन जाएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए। अब अप्रॉक्सीमेट मेरा टाइम हो चुका है 7:19, 7:19। अब हम स्कूल विद्यालय के लिए तैयार होंगे, तो आप लोग ये देखिएगा। अब आपको जो है वीडियो 31 तारीख तक लगभग चीज़ों का मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि छुट्टी है 25 तारीख से स्कूल में। ठीक ना, 31 तारीख तक तो विद्यालय तो खुलेगी नहीं, तो पढ़ेंगे कैसे आप? तो इस बात को ध्यान में रखिए। सारा सब्जेक्ट का हम आपको शॉर्ट नोट और जितना भी संभवतः ऑब्जेक्टिव हो सकता है ये हम करवा देंगे अपने यूट्यूब चैनल से। अब ये है कि एक से नहीं करवा सकते, क्योंकि ऑलरेडी एक से करवाएंगे तो फिर इतना टाइम लैप्स है। इतना हम पहले भी करवा चुके हैं, मतलब पढ़ा चुके हैं इस विद्यालय में, तो इतना से भी फ़ायदा ले लीजिए। लगभग 5वें 6ठे चैप्टर से शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ पे हिंदी मैथिली भी करवाएंगे, क्योंकि छुट्टी है स्कूल में, तो विद्यालय खुलेगी नहीं तो वहाँ पढ़ाएंगे नहीं। फिलहाल आपको इसमें यहाँ पे हम किन किन सब्जेक्टों को करवा देंगे? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी,
इसके बाद हम करवाएंगे जो बच्चे हैं मेरे पास अभी आते हैं विद्यालय में उन सब्जेक्टों को फिलहाल करवाएंगे, और इसके बाद साइकोलॉजी करवाएंगे, म्यूजिक करवाएंगे और होम साइंस करवाएंगे, हिंदी और मैथिली करवाएंगे। इतने सब्जेक्ट का हम यहाँ पे आपको जनवरी लास्ट क्या कहेंगे, 20 जनवरी तक हम आपका कंप्लीट करवा देंगे, हर एक सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट और जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आज के लिए धन्यवाद देखने के लिए। देखिए, मेहनत कीजिए, जहाँ से भी ज्ञान मिलता है